हेलो एवरीवन। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईपी एकेडमी पे। देखो, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है सर, तो अपना जो आज का टॉपिक है वो है आपका फंडामेंटल राइट्स, है ना। एफ आर जिन्हें बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है सर, ये पढ़ेंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं सर इससे। ऑलमोस्ट में बहुत कम एग्जाम होते हैं इनमें क्वेश्चन नहीं आते इसमें से। जहाँ जहाँ जी के आएगी वहाँ फंडामेंटल राइट का एक आधा क्वेश्चन आता है, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आईएएस से लेके बिल्कुल आपके छोटे लेवल तक के एग्जाम्स में। तो देखो, एफआर कहाँ दे रखे हैं आपको फंडामेंटल राइट्स जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपका पार्ट 3 है उसके अंदर दे रखे हैं सर। आर्टिकल्स कौन से हैं इसके? 12 से लेके 35 तक सर, 12 to 35। ये जो आर्टिकल्स हैं आपके ये दे रखे हैं पूरे, इसमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं पूरे पूरे सब कुछ सारी बातें। और देखो, जो पार्ट 3 है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे क्या बोला जाता है? एक नाम और है उसका, उसे मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसका देखो, मैग्ना कार्टा का रीजन क्या है, मैग्ना कार्टा है क्या बेसिकली? मैग्ना कार्टा का मतलब है पहली बार पूरी दुनिया में, अक्रॉस द ग्लोब, पहली बार जो फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी ना, वो बेसिकली कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड के अंदर जो किंग जॉन थे, आपके जॉन साहब थे अपने, तो किंग जॉन ने पहली बार चार्टर जो था उसमें दिया गया था। किंग जॉन ये इंग्लैंड के थे। और कब दी थी बात सर? ये हमारे पास तो हमने कब लेके आए? 1949 में, 50 में लागू किया हमने सब चीजें सर। 1215 में मैग्ना कार्टा 1215 में आया हुआ है, ध्यान रखना सर। 2000 को चल रहा है, लगभग 800 साल पहले, 800 से भी 808 साल पहले आज से। ये डिफरेंस है, ईयर 1215 के अंदर आया था सर ये सब चीजें। तो वहां से उसके बाद फिर चीजें डेवलप होती गई। मैग्ना कार्टा पहला ऑफिशियल रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया कि फंडामेंटल राइट्स नाम की कोई चीज होनी चाहिए, और वो सब दिए गए हैं, वो सब सारी बातें। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, किंग जॉन का पूछा हुआ है। इंग्लैंड तो ठीक है, बेसिक पता ही है सबको। 1215 और मैग्ना कार्टा सर, ये बेसिक बात है। तो पार्ट 3 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा इंडिया का। ठीक है, क्योंकि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, तो जैसे मैग्ना कार्टा हम दे रखे थे इंग्लैंड के लिए, वैसे पार्ट 3 में अपने लिए दे रखे हैं सर। ठीक है, ये तो हुई एक बेसिक बात सर। अब आते हैं एक एक आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं अपन, 12 से लेके 35 तक कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती हैं, सब कुछ पूरा पूरा, है ना। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट होते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या निकलता है सर, कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता कोई भी। अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो आपको 100% मिलते हैं वो। अगर कोई वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो उसके लिए, और वो सब चीज़ें आएंगी इसके अंदर पूरी पूरी। ठीक है सर, तो अपन आते हैं आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं सर, है ना। देखो सर, आर्टिकल 12 आपका, तो जो आर्टिकल 12 है अपना, उसमें क्या दे रखा है? आर्टिकल 12 में दे रखा है सर क्लियरली, आर्टिकल 12 जो है ये बोलता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। देखो, अपन डेप्थ में पढ़ेंगे पूरे एक चीज़ों को, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल एकदम नाम लिख के छोड़ दिया बस। समझेंगे उन बातों को कि उन्होंने बोल क्या रहे हैं वो। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा दी गई है। अब देखो, बेसिकली इसका मतलब क्या है इस राज्य का, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? तो वो जो मीनिंग है वो सर, इनहेरिटेड मीनिंग क्या निकल रहा है इसका, इस पूरे कंट्री के अंदर आपको मिलेंगे फंडामेंटल राइट्स, देने पड़ेंगे, सब कुछ होगा। तो यहाँ पर देगा कौन? यानी फंडामेंटल राइट्स को देने की जिम्मेदारी किसकी है, लाइबिलिटी किसकी है? तो वो किसकी है सर? स्टेट की। अब आता है बात कि स्टेट में क्या क्या आता है सर, कि स्टेट होता क्या क्या है। जो अगला सवाल है वो ये कि स्टेट है कौन कौन। तो स्टेट में कौन कौन आता है? जितनी भी गवर्नमेंट है, ऑल गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है सर, ऑल गवर्नमेंट बॉडीज। अब गवर्नमेंट बॉडीज क्या आ गया? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट आ गई, आपकी अर्बन लेवल पे, रूरल पे, पंचायती राज, वो सब कुछ आ गया पूरी पूरी। जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं सर, जितनी भी गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी सरकार ने फंडिंग की है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, वो सब आ गए। जहां जहां सरकार का पैसा है, सरकार के स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, सब कुछ आ गया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आ गए सारे के सारे।
यानी कि इन सब जगह पे फंडामेंटल राइट्स देने पड़ेंगे, और वो सबको देने पड़ेंगे बिना किसी भेदभाव के सर। तो जो गवर्नमेंट है, सारी गवर्नमेंट, सारे राज्यों की सरकार है, सभी जो आपकी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी, जहां जहां गवर्नमेंट का सिस्टम है कुछ भी, वो सबके सब आपके स्टेट के अंदर आती हैं सर, सारी बॉडीज। ठीक है सर, एक बात तो अपने को आर्टिकल 12 की एक बात समझ में आई बहुत सिंपल लेवल पे। आते हैं सर नेक्स्ट चीज पे ना, आर्टिकल 13। अब देखो आर्टिकल 12 का सिंपल सा मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो राज्य है ना आपका, स्टेट है, वो ये सुनिश्चित करेगा, यानी वो आपको ये अफर्म करेगा, कंफर्म करेगा इस चीज को कि भैया सब लोगों को जो है फंडामेंटल राइट मिलने चाहिए। ये राज्य की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी, इसीलिए प्रोविजन दिए गए हैं पूरे पूरे। तो उस बात को खुद को एक फंडामेंटल राइट बना दिया, शानदार प्रोविजन है सर ये बहुत। आर्टिकल 13 सर, आर्टिकल 13 जो है इसमें भी जो चीज दे रखी है कि अगर कोई भी कानून, यानी बेसिकली जुडिशियल रिव्यू वाले कंसेप्ट दे रखा है इसमें, जो आपका जुडिशियल रिव्यू होता है वो दे रखा है। देखो जुडिशियल रिव्यू एक तो अपन ने उसमें पढ़ा था, जुडिशरी के अंदर पढ़ा था अपन ने, सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है, हाई कोर्ट की भी होती है ना, और एक जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट है यहाँ पर भी है सर आर्टिकल 13 के अंदर। वो तो था सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई कानून बना रही है और वो अगर कानून संविधान के हिसाब से ठीक नहीं है तो उसको हटा सकते हैं, जो अपन ने उसमें पढ़ा था। अभी जो है सर उसमें है अगर कोई भी कानून देश के अंदर, कोई भी लॉ ऐसा बनाया गया जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, यानी अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, एब्रोगेट कर रहा है, वो आपसे छीन रहा है, तो उन सब कानूनों को या उस कानून को कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट आपका, वो इनवैलिड घोषित कर सकता है उसको। यानी अगर कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है सिटीजन्स के, तो सर उसको अमान्य घोषित कर सकते हैं, इलीगल घोषित कर सकते हैं। ये है इसका सिंपल सा मीनिंग। एनी लॉ विच एब्रोगेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड और इनकंसिस्टेंट। ठीक है सर, नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं उसको। तो जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट दे रखा है, लेकिन इसमें सीन क्या है उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है सर, ये पर्टिकुलर एफआर के लिए होना चाहिए। अगर एफआर को कोई भी लॉ चेंज कर रहा है, छीन रहा है आपसे, तो वो इनवैलिड घोषित हो सकता है सर। ठीक है, ये आर्टिकल 13 के अंदर है, छीन नहीं सकते आप किसी भी उस कानून से। अगर वो कानून, हाँ फंडामेंटल राइट हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होना चाहिए, वो किसी लॉ से नहीं होना चाहिए सर। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। 12 से 35 आप चेंज कर सकते हो, नई चीज ऐड कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं उसमें, चेंज अलाउड है उसमें, हुए भी है बाद में चेंज, लेकिन वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, वो कोई लॉ से नहीं हो सकते वो। ऐसा नहीं है किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और सर पास कर दिया, ठीक है सिंपल मेजोरिटी से हो गया, वो नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है सर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होगा। देखो मीनिंग समझना, डिफरेंस है उस चीज़ में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से चेंज कर सकते हैं क्योंकि फिर वो संविधान में चेंज कर रहे हैं उसको, तो वो पॉसिबल है। तो अपने को आर्टिकल 13 समझ में आया। तो 12 और 13 में ये चीज़ें दे रखी है सर मेन, उसमें डेफिनेशन है, इसके अंदर आपका ये दे रखा है। ये देखो मेन बातें जो है वीडियो पॉज करके और लिखा करो उन चीज़ों को, वही मैटर करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लिखना ही है कि आपने अगर हैंड टू नोट किया कि नहीं किया उस चीज़ को। तो आर्टिकल 13 का क्लियर समझ में आया अपने को, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को आपके वायलेट नहीं कर सकता सर, सिंपल सी बात। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे। अब देखो अपने दे रखा है सर, इसके बाद जो आते हैं अपनी चीज़ें, जैसे आर्टिकल 14 है आपका। ठीक है, आर्टिकल 14 आपका 14 दे रखा है सर, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। दूसरी बात क्या लिखी हुई है उसमें, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है सर, यानी कि आर्टिकल 14 का मतलब क्या निकलता है सर, कानून के सामने सब बराबर है और जो कानून है वो सबके लिए एक तरह काम करेगा। कानून के सामने सब बराबर है और सभी को बराबर सुरक्षा मिली हुई है कानून के थ्रू, ये मतलब है सर इस बात का। यानी कि कोई भी किसी भी रैंक का आदमी हो, कोई किसी भी लेवल का हो, अगर उसने कोई क्राइम किया या उसके खिलाफ कोई होना है, चाहे वो अंबानी साहब हो चाहे कोई गरीब बिल्कुल नरेगा का मजदूर हो, दोनों के लिए कानून सेम चलेगा सर, इक्वल है वो दोनों दोनों। ठीक है,
तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कैसा भी। एक बात सर, कानून के लिए सब बराबर है। अगर किसी ने कोई सर इनकेस मर्डर किया है, चोरी किया, जो भी क्राइम है, जो भी एक्सपायर्ड क्राइम है सर, वो सबके लिए बराबर लगेगा, ठीक है। और जो कानून है वो सबको बराबर प्रोटेक्शन भी देगा। ये दो बातें हैं सर, ध्यान रखना। दोनों की मीनिंग है अलग अलग, दोनों की बातें अलग अलग है, मतलब अलग है उनके। एक है कानून सबके लिए बराबर है, और एक है कानून जो है, कानून की नज़रों में अगर कोई कानून प्रोटेक्शन देता है, जैसे पुलिस के जो लॉज हैं आपको सब कुछ, वो सबके लिए बराबर मिलेंगे सर, ठीक है। तो ये हुई बात इसमें आर्टिकल 14 के अंदर। बहुत बेसिकली समझ में आया आपने को सर। अब आते हैं सर आर्टिकल 15 के अंदर। देखो आर्टिकल 15 जो है वो बोलता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये लिखा हुआ राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सर, ठीक है, भेदभाव के अगेंस्ट आपके पास। लेकिन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कौन से ग्राउंड पे सर, वो इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है उस चीज को लेकर, और वो ग्राउंड्स क्या है सर आपके, और वही इंपॉर्टेंट है। आपकी कास्ट, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस, और आपका सर प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है सर, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 5 ये हैं, बस सबसे काम की चीज जो है वो 5 ग्राउंड कौन कौन से। कई बार सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, इनमें से कोई सा भी एक हटा दिया और नया ऐड कर दिया। कई बार कलर जोड़ देते हैं या कुछ और जोड़ दिया, वो सारी बात है ना। कास्ट के बेस पे आपके संग भेदभाव नहीं हो सकता, जाति कोई भी हो सर भेदभाव नहीं होगा, एक बात जिसमें दिया हुआ है। जेंडर के बेस पे नहीं होगा कि लड़का लड़की है, क्या जेंडर है उसका, क्या वो सब चीजें, उनके बेस पे नहीं होगा सर कभी भी। रिलीजन के बेस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। रेस का मतलब निकल के आता है सर आपका प्रजाति कौन सी है, अपन इंडियन है, अफ्रीकन, उसके बेस पे वो सब चीज़ें, या फिर अपन साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट वाले बोलते हैं, वो सब डिफरेंस, द्रविडियन, वो सारा डिफरेंस है, उन सब के बेस पे नहीं होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, जगह कहाँ के रहने वाले सर, इसके बेस पर नहीं होगा। इन 5 के बेस पे आपके साथ में भेदभाव नहीं हो सकता कभी भी सर, ठीक है। हालांकि इनके एक्सेप्शन दिए गए हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शन है सर, वो डिस्कस करेंगे अपन। एक्सेप्शन बताऊंगा अभी इसके भी। जैसे इसके एक्सप्रेशन है सर, क्या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ध्यान रखना। इसके एक्सेप्शन जो है वो क्या है सर आपके आर्टिकल 15 के, वो है आपके पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। एक्सेप्शन है इसके। बोले सर इसका आप तो कह रहे थे हो ही नहीं सकता, फिर ऐसे भैया पॉजिटिव वर्ड लिख रहा हूं इसलिए उसके आगे, यानी कि सरकार ये कहती है अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, सर भेदभाव कर सकते हैं लेकिन वो अपने आप सेंस में पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि एक के संग भेदभाव कर रहे हैं लेकिन किस लिए, दूसरे को ऊपर उठाने के लिए। अफर्मेटिव एक्शन अगर हो सरकार का, एक वर्ड होता है अफर्मेटिव एक्शन। यूपीएससी ने सिविल्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स के अंदर कि डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। आंसर सही था सर वो। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब भी ये होता है, जैसे आपके संग अपन देखते हैं सर, कास्ट के बेस पे भेदभाव किया जाता है, रिजर्वेशन जो दे रखा है कास्ट के बेस पे है वो प्योरली, तो वो भेदभाव नहीं है, वो प्रैक्टिकली देखने तो भेदभाव हो रहा है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन है कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला। यानी जो कास्ट पीछे रह गई थी सोशली और एजुकेशनली, जो बैकवर्ड थी, उनको ऊपर उठाने के लिए सर। जो लोग पीछे रह गए थे उन्हें बराबर लाने के लिए, दोनों बराबर आ जाएंगे, फिर उसे खत्म कर देंगे। इसीलिए वो टेम्पररी प्रोविजन है। रिजर्वेशन जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। वो 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है उसको बस, ठीक है सर। तो अपनी जैसे रिजर्वेशन हो गया आपका, किसी किसी के अपन देखते हैं जैसे जेंडर के बेस पे से, कभी लड़कियों के लिए या अपने लेडीज के लिए देखते हैं सर, फीमेल गर्ल्स के लिए उनके लिए सीट रिजर्व होती हैं। जैसे अपन आप रोडवेज में देखते हो, जैसे राजस्थान रोडवेज की बात करें हम, तो राजस्थान रोडवेज के अंदर उनका जो किराया है वो कम लगता है, 1/3 लगता है, 1/3 कम लगता है। अगर 100 रुपये किराया है तो मेल का लगेगा 100
और उसका लगेगा 66.6 67 रुपीज़ लगता है। तो उसका रीजन क्या है सर कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कर रखा है सरकार ने कि उसने वहाँ पे मैंने देखा है सर एक लेवल पे मेट्रो के अंदर बस में काफ़ी कुछ कम कर रखा है उनके लिए, बहुत कुछ फ्री भी कर रखी हैं उस एज एक एज से ऊपर वो सब चीज़ें। तो वो सब कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, सरकारें कर सकती हैं, हमका मतलब सरकारें कर सकती हैं, लेकिन क्या वो अपने आप में पॉजिटिव होना चाहिए, वो इस बात को शो करना चाहिए सर 100% कि ये पॉजिटिव हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है किसी पर्टिकुलर एक सोसाइटी का, एक मार्जिनल क्लास का, तो वो कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये बात समझ में आई अपने को आर्टिकल 15 की पूरी कहानी सर। आते हैं सर नेक्स्ट बात पर। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 बोलता है राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, right to equality of opportunity in public employment। अब देखो सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक, सभी को बराबर मौके मिलेंगे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर बराबर प्राप्त होंगे, किस चीज के लिए, नौकरी के लिए सर, सभी को नौकरी के लिए बराबर मौके मिलेंगे, है ना, नौकरी के लिए बराबर मौके मिलेंगे, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सरकारी नौकरी है उसके अंदर सबको बराबर मौके मिलेंगे सर। ठीक है, अब दोबारा से दिमाग में आ रहा होगा सर कहाँ मिलते हैं मौके, वन सेकेंड वही सेम कहानी सर कि रिजर्वेशन, भैया रिजर्वेशन को इसीलिए एक्सेप्शन में रखा गया है, रिजर्वेशन जो है एक्सेप्शन है इसका, यानी किसी भी मार्जिनाइज कम्युनिटी के लिए, क्लास के लिए सरकार जो है वो प्रोविजन बना सकती है उसको ऊपर लाने के लिए सर। तो रिजर्वेशन जो प्रोविजंस है वो एक्सेप्शन है सर, इसका कर सकते हैं वो। देखो रिजर्वेशन बहुत बड़ी बहस है, डेफिनेटली हर कोई बचता है इससे, सरकारें सबसे ज़्यादा बचती हैं, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है हमेशा, वो सब चीज़ें, लेकिन रिजर्वेशन है एक मुद्दा सर, इस पर अच्छी खासी बात होती है, लोग काफ़ी रहते हैं, जिन्हें मिल रहा है वो ये बोलते हैं अच्छा है, जिन्हें नहीं मिल रहा है वो, लेकिन सर ऐसा मानना है रिजर्वेशन रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है पर्सनल लेवल। अगर आप मेरे से पूछो कि सर आपकी क्या सोच है, तो भैया रिजर्वेशन रहना चाहिए सर, मुझे ऐसा लगता है, बस उसमें क्राइटेरिया चेंज कर दो सर थोड़ा सा, क्राइटेरिया हम बेहतर कर सकते हैं, और क्राइटेरिया क्या कर सकते हैं, जैसे सिक्किम गवर्नमेंट ने किया हुआ है कि उन्होंने उसमें कुछ फंडामेंटल चेंज किए और बहुत अच्छे चेंज है वो, कि अगर किसी की इनकम अच्छी है तो सर उसे उसका फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, जो कोई भी 10 लाख से ऊपर कमा रहा है, 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है, उसको नहीं मिलना चाहिए, जो एक बार घर में अगर अफसर बन गया तो उनके बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती किसी भी तरह से। देखो हो क्या रहा है रिजर्वेशन में, आज भी वही लोग ज़्यादा फायदा उठा पा रहे हैं जिनके जो खुद पढ़े लिखे उनके बच्चे ही पढ़ पा रहे हैं, जो प्रोविजन था जिसके लिए बनाया गया था कि गरीब लोग, सर गरीब आज भी गरीब ही हैं, उनमें से बहुत कम आ पाते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन में भी तो कट ऑफ है सर, सब कुछ रहता है उसमें भी, ऐसा थोड़ी उसमें पढ़ना नहीं पड़ता, थोड़ा सा ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो जो एक बार पढ़ लिख गया सर उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, उसमें क्राइटेरिया कर सकते हैं, जैसे क्रीमिलियर कर रखा है तो क्रीमिलियर कंसेप्ट उसमें भी आ सकता है, ये मेरे विचार है, मुझे सकता है पर्सनली सर। और रिजर्वेशन रहना इसलिए जरूरी है सर, आज भी गांव में सर कहीं भी किसी भी उसमें सब लोग एक साथ नहीं बैठते, आज भी चुनावों के लिए बैठ जाएंगे, हाथ पर जोड़ लेंगे, लेकिन आपके प्रैक्टिकली आप देखोगे तो कहीं भी साथ खाना आज भी नहीं खाते सर, बहुत सारे गांव में नहीं खाते, आज भी कहीं नहीं है, नहीं है कहीं भी नहीं है सर, सिर्फ शहरों में है, गांव में तो बिल्कुल भी नहीं है। गांव में तो कास्ट सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है और बहुत जोर से करता एग्जिस्ट करता है सर, बिल्कुल नहीं करने देते, जो अपर कास्ट होती हैं आपकी जनरल क्लास, वो सब नहीं करने देते सर, बिल्कुल नहीं आते, उनके बराबर नहीं बैठते, ना शादियों में जाते, ना उनके साथ बराबर खाना खाते। तो रिजर्वेशन रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है सर, जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप उस क्लास में पैदा होंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर अगर कोई इंसान आपको पानी नहीं पीने दे रहा बराबर उसी बॉटल से, वो सब चीज़ें, साथ बैठे खाना नहीं खा रहा, तो आपको बहुत गलत फील होता है, और वो नहीं होना चाहिए, वो इनह्यूमन भी है, ठीक है कास्ट अपनी जगह, लेकिन इंसानियत के भी खिलाफ है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अगली बात पाते हैं। तो ये मेरे पर्सनल व्यूज थे सर, वो पर्सनल है एकदम, है ना, अच्छा बुरा कुछ भी लग सकता है, लेकिन ये ऐसा मुझे लगता है पर्सनली सर।
तो रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो आपका एक्सेप्शन दे रखा है सर। अब देखो इसमें एक सवाल यहीं से बनता है, यूपीएससी ने जो पूछा हुआ है कि जो रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं। हालांकि सवाल बाद में पूछते हैं, तो उसका आंसर निकल के आता है सर 15 और 16। आर्टिकल 15 और 16 में प्रोविजन किए गए हैं किसके लिए, रिजर्वेशन के लिए। 15(2), 15(4), 16(2), 16(4) वो सब उसमें अलग अलग चीज़ है, ठीक है सर। लेकिन आर्टिकल 15 और 16 ये दो आर्टिकल्स हैं जिनके अंदर रिजर्वेशन के बारे में बातें की गई हैं सर, ठीक है। तो आर्टिकल 16 समझ में आया आपने को, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब जब कोई रोजगार के साधन बनेंगे तो उनमें सबको बराबर मौका मिलेगा। हाँ सरकार एक्सेप्शन कर सकती है, रिजर्वेशन हो गया। सरकार कर सकती है किसके नाम पर, लड़कियों के लिए, जैसे लड़कियों के लिए कुछ सीट फिक्स रखी जाती हैं, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट होती है उनको फिक्स रखा जाता है कि वो गर्ल्स के लिए ही होंगी, तो वो सब सारी बातें सर, ठीक है वो कर सकती है। वो सेम कहानी है सर, अफर्मेटिव एक्शन है उसका, ये वर्ड याद रखना बस, ये अफर्मेटिव एक्शन सबसे काम का यही वर्ड ही है सर, ठीक है। बढ़िया करने के लिए, भेदभाव कर रहे हैं एक के साथ में भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले को बराबर लाने के लिए, क्योंकि एक थोड़ा सा ऊपर है तो उसके बराबर लाने के लिए सर, दोनों बराबर हो जाएंगे फिर कोई इशू नहीं है। इसीलिए रिजर्वेशन प्रोविजंस को 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है हमेशा। 10 साल बाद कोशिश ये होती है 10 साल बाद तो खत्म हो जाए, ठीक है सर। आते हैं सर अगली बात पे ना, तो ये हुआ अपना आर्टिकल 16 खत्म सर, पूरी कहानी। देखो आर्टिकल 17 जो है वो क्या बोलता है, आर्टिकल 17 सर क्लियरली मेंशन करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है सर, अनटचेबिलिटी यानी जो अनटचेबिलिटी है आपकी, छुआछूत है, वो अबॉलिश हो गई है, खत्म हो गई है, वो किसी भी तरह की छुआछूत नहीं होगी कभी भी, यानी कि सब बराबर हैं। जो पहले था ना सर एक सिस्टम में, आज भी एग्जिस्ट करता है गांव में, ये इसमें कोई झूठ नहीं है कैसा भी कि मैं आवाम बातें कर दूं कि नहीं सर ऐसा नहीं होता, आइडियल नहीं है कोई भी, सब जानते हैं और सब मोस्ट ऑफ द लोग गाँव में देखते हैं सर। अब अनटचेबिलिटी आज भी एग्जिस्ट करती है गाँव के अंदर, आज भी है। जो हरिजन क्लास के लोग हैं उन लोगों से लोग आज भी उनके बराबर नहीं बैठते, उन्हें टच नहीं करने देते, टच हो जाता है तो एकदम साफ करते हैं, वो सब नाटक होता है, सब दिखावा है सर। और ये सब 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 करते हैं लोग ना, बहुत पाखंडी लोग बहुत ज़्यादा हैं अपने यहाँ, ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसीलिए पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं है, नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी पढ़ोगे तो, उसके संग में एक अच्छा इंसान बनना है। जो हमें डेवलप कंट्री दिख रहे हैं ना, उसका रीजन वही है कि वो अच्छे इंसान है, वो लोग अच्छे बहुत हैं, प्रैक्टिकली ह्यूमंस हैं, वो ह्यूमन बीइंग पहले हैं, सिटीजन है उसके बाद। ये दो चीज वो पहले कर रहे होते हैं, बाद में उनकी कास्ट और रिलीजन आता है उनका। तो जब जब आदमी धर्म से ऊपर उठ के बात करेगा तो वो ठीक पहुंच जाता है, दिक्कत नहीं आती कोई भी। अनटचेबिलिटी सर आज भी है, मैं तो एग्जिस्ट करता हूँ सर, मैं तो देखता हूँ जहां जहां मैंने देखा है सर, मैंने मेरे गाँव में, आसपास गाँव में जहां जहां मैंने देखा है, जिस किसी गाँव में जहाँ कहीं गए, सब जगह एग्जिस्ट करती है। मुझे तो आज तक एक भी गाँव नहीं मिला जहाँ अनटचेबिलिटी नहीं हो, किसी भी गाँव में कहीं भी। हो सकता है आपको कोई मिले तो सर कमेंट करके बताना मुझे कि ऐसा गाँव है जहाँ सर एक्चुअल में सब लोग साथ बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। ये सिर्फ किताबों में नारे होते हैं भैया, सरकार की जो आपकी पॉलिसी होती है उनमें होते हैं बस। अपन देखते ही हैं लोग आज भी, बेचारा कोई मंदिर चला गया तो मंदिर साफ करेंगे, धोएंगे, गंगा जल से धोएंगे, सब कुछ करेंगे, वो सारी बातें। सुबह गंगा जल से धो रहे हैं, पता लगा शाम को मंदिर के पीछे ही बैठ के दारू पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं वो, तो वो सच है। लेकिन ऐसा ही है, ठीक है सर, कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो अनटचेबिलिटी जो उसका अबॉलिशन हो गया है। देखो नियम कानून क्या कहता है, अगर कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में, उसमें पुलिस थाने जाके केस कर सकते हो, कोर्ट में केस कर सकते हो आप, ठीक है सर। आर्टिकल 17 आपको पावर देता है, अगर कोई भी छुआछूत वाली चीज़ प्रैक्टिस कर रहा है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो सर जाके। तो वो आदमी जो उस क्लास का है, पर्टिकुलर कैटेगरी का है, हरिजन क्लास है, जो भी एक्सजेड है, वो जाके केस कर सकता है सर वहाँ पर। ये आपका आर्टिकल 17 बोलता है। अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है सर, ऑफिशियली खत्म हो गई है कागजों में ना, ठीक है सर। तो आर्टिकल 17 समझ में आया। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे, आर्टिकल 18 सर। आर्टिकल 18 जो बोलता है सर, वो बोलता है आपका अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये है आपका आर्टिकल 18 सर।
अब इस बात का मतलब क्या है सर टाइटल्स का अबॉलिश कर दिया गया। देखो बहुत सिंपल सी बात है। टाइटल्स का मतलब होता है जो भी आपको पद मिलते थे, जैसे पहले था मनसबदार, आपके जो भी थे जैसे पुराने ज़माने में महाराज दिराज, ये महाराज हैं यहाँ के, वो सब चीज़ें, वो सब जो आपके टाइटल्स थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया है सर। नायब जो थे आपके इनमें मराठा में हुआ करते थे बेसिकली, बहुत सारे वो थे, तो वो सब के सब इनके खत्म कर दिए गए हैं। कुलपति, अधिपति, वो सब खत्म है, अब नहीं है कुछ भी सर किसी भी तरह का। यानी कि आपको बाई बर्थ जो टाइटल मिले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे किसी भी तरह के। राजा का बेटा कोई राजा नहीं है सर। आप भले ही राजा होंगे, आपके दादा परदादा राजा रहे होंगे, लेकिन आज आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, अब आप राजा नहीं हो। नाम आप राजा लिख लो अपना, राजा सिंह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम लिख सकते हो अपना, लेकिन किसी भी तरह के प्रीफिक्स और सफिक्स यूज नहीं करोगे सर। और यूज करोगे तो उनका बेनिफिट नहीं है कोई भी। यूज कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं सर, प्रीफिक्स यूज कर लो, सफिक्स यूज कर लो, आगे और पीछे जो लगाते हैं लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं अपना महाराज सिंह, तो महाराज सिंह नाम रखने से महाराज नहीं हो गया वो। कुछ लोगों ने, मैंने खूब लोगों को देखा है, हर गांव में 10-5 मिल जाते हैं आपको, बहुत जगह मिल जाएंगे, महाराज सिंह मिल जाएंगे, राजकुमार मिल जाएगा, राम कुमार मिल जाएगा। इनसे कोई ये नहीं है कि वो राजकुमार मतलब प्रिंस बन गए या वो किसी राजा के बेटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। नाम कुछ भी रख लो, टाइटल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक्सेप्शन है, और वो क्या है, टाइटल्स रहेंगे आपके कौन से सर, जो आपने अर्न किए हैं। एक्सेप्शन क्या, देखो एक्सेप्शन ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन वही बनता है बेसिकली। एक्सेप्शन क्या है, आपके एकेडमिक टाइटल्स रख सकते हो सर आप, ठीक है। या फिर आपके जैसे मान लो कोई इनकेस फौज रिटायर्ड हुआ, कर्नल साहब रिटायर्ड हुए, तो वो अपनी लाइफ टाइम अपने नाम के साथ में कर्नल लिख सकते हैं, कर्नल रिटायर्ड कर्नल इस तरह लिख सकते हैं वो, तो वो वैलिड है सर आपका, ठीक है। आपके एकेडमिक टाइटल्स जो होते हैं वो सब हो गए इसके अंदर। या फिर सर आपने जो भी आपके नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो सब आते हैं इसमें। यानी नेशनल अवार्ड का मतलब क्या हुआ सर, आपके ये जो होते हैं अपने भारत रत्न वगैरह हैं, नेशनल अवार्ड्स, पद्म श्री, पद्म विभूषण, वो सारे सारे सर, पद्म विभूषण, ये सब चीज़ें, पद्म भूषण है ना, ये सारे सारे नेशनल अवार्ड्स आते हैं और अकेडमिक टाइटल्स आते हैं। यानी जैसे जैसे एग्जांपल के लिए लें सर, सचिन तेंदुलकर, सचिन अपने नाम के साथ में सर पूरी जिंदगी जब तक वो रहेंगे भारत रत्न लगा सकते हैं, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें प्रिविलेज मिलेगी सर, पूरी लाइफ प्रिविलेज मिलेगी, उसके अलग अलग प्रिविलेज होती हैं, वो सब हैं उसमें, वो आएंगी सारी चीज़ें। लेकिन उनका बेटा है, उनका बेटा या बेटी नहीं लगा सकते, उनकी वाइफ नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, और ना उन्हें वो प्रिविलेज मिलेगी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है सर, ये है मेन चीज़। टाइटल्स नहीं है, लेकिन अकेडमिक्स और नेशनल अवार्ड्स जो है वो जो आपने, क्योंकि देखो ये दोनों अर्न करने पड़ते हैं, ये आपको अर्न करने पड़ते हैं सर, ये बाई बर्थ नहीं मिले हैं आपको। बाई बर्थ कोई भी इंसान कर्नल ब्रिगेडियर पैदा नहीं होता, बनना पड़ता है उसको। बाई बर्थ कोई भी भारत रत्न पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सचिन का बेटा भारत रत्न पैदा होगा, नहीं है सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बनना पड़ेगा उसको, वो चीज़ें कमानी पड़ती हैं, अर्न करनी पड़ेंगी उसको। तो जो अर्न टाइटल होते हैं आपके, जो आपने बनाए हैं, कमाए हैं आपने खुद ने आपकी मेहनत से, वो आपके पास रहेंगे, तो वो एक्सेप्शन है सर आपका। और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है इसको क्लियरली कि सर ये रहेंगे, कोई शून्य कैसा भी ना, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट चीज़ पे, ये हुआ अपना आर्टिकल 18। अब आते हैं सर आर्टिकल 19 पे। अब देखो 19 आर्टिकल जो है वो सर अच्छा खासा बड़ा है, यानी आर्टिकल 19 जो है उस पर सर नेक्स्ट पेज पे चलता है। आर्टिकल 19 सर ना, क्योंकि 19 में काफ़ी सब टॉपिक है। आर्टिकल 19 क्या बोलता है सर, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सर, आपको किसी भी तरह के बोलने की और आपको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, ठीक है। अब इसमें सब क्लॉज हैं बहुत सारे, वो क्या क्या है सर आपके। पहला तो देखो यही है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो मैं मेन चीज़ें लिख रहा हूँ, बस अपने वो मेन बात समझ में आनी चाहिए बस, है ना। और एक साथ लिखने का रीजन वही है कि पूरी बात एक बार समझ में आएगी अपने को। अब इसको आगे लिख लेना सर, इसका पूरा नाम जो है वो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ, फिर है ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस तरह से ऐसी चीज़ें सर, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा है सर आपका पीसफुल असेंबली,
अब देखो पीसफुल असेंबली, लेकिन क्या, विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के सर। आप कहीं भी शांति से इकट्ठे हो सकते हो, आप असेंबली कर सकते हो पीसफुली, 50-100 लोग गैदरिंग हो कुछ भी, लेकिन बिना हथियारों के। ठीक है सर, यही तो होता है, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अपन देखते हैं कई बार जैसे कोई किसी को रैली निकालनी होती है, कोई आपको वहां से किसी कोई पदयात्रा निकालनी कुछ भी है, तो आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है कि भैया हम ये कर रहे हैं। तो पुलिस ये चीज इंश्योर करती है कि सर वो पीसफुल असेंबली है कि नहीं है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी, क्या रहेगा उससे, वो सारी बात है। सर आप यूनियन बना सकते हो, फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन, यानी आप किसी भी तरह के संगठन बना सकते हो। देखते हैं यूनियन होती है, मजदूर संघ होता है, यूनियन होती है आपकी, हर तरह के होते हैं, व्यापार मंडल होते हैं बहुत सारे, एसोसिएशन होती है। आजकल तो बेरोजगार संघ भी बना रखा है, पूरा बेरोजगार मंडल है पूरा, उसके भी अध्यक्ष होते हैं। तो शानदार काम देख लो, बेरोजगारी में भी अध्यक्ष बन रहा है, और वो भी उसको बड़े चौड़े होकर बोल रहे हैं, और वैल्यू भैया उसकी बहुत, वो सरकार से डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि वो धरना दे देते हैं और फर्क पड़ता है उसका। बात सही भी होती है उनकी अपनी जगह, ऐसा नहीं है सर, वो करना ही पड़ता है। तो आप एसोसिएशन बना सकते हो और यूनियन बना सकते हो अपनी सर। ठीक है, एक बात आप सर, फोर्थ है अपना कि आप पूरे इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हो, टू मूव फ्रीली। एनीवेयर इन इंडिया, पूरे देश में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब देखो फ्रीली का मतलब, कहीं भी मूव करने का मतलब सिंपल सा क्या हुआ यहाँ पे, जो जो पब्लिक प्लेस है जो पब्लिक के लिए खुली हुई है। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि सर जाके मैं तो पीएम जाके बैठूंगा, सीएम की कुर्सी जाके बैठना है मुझे, सर वो नहीं। मूव फ्रीली का सिंपल सा मीनिंग क्या है, जो पब्लिक के लिए खोला हुआ है, जो पब्लिक है, जो कोई गार्डन है, कोई रोड है, कोई और जगह है जहाँ पे आपको जाना है, पहाड़ वहाड़ है जहाँ पे अलाउड है, जहाँ अलाउड है, जहाँ पे अलाउड है, लोगों के लिए अलाउड है, वहाँ आप जा सकते हो सब जगह पे। ये है इसका मतलब, सिंपल सा सर, है ना। तो मूव फ्रीली एनीवेयर, यानी कोई आपको रोकेगा नहीं कि भैया तुम इस जगह के हो इसलिए तुम यहाँ नहीं जा सकते, वो चीज़ नहीं है कोई भी कैसी भी। हाँ, किसी जगह कोई पर्टिकुलर पास बनता है या कोई उस पर एक्सेप्शन है कुछ है, तो वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ये है सिंपल सी बात सर, है ना। मूव फ्रीली एनीवेयर इन द कंट्री। सर फिफ्थ है आपका, आप कहीं भी जाके रह सकते हो, रिजाइड कर सकते हो आप कहीं भी, आप सेटल हो सकते हो, रिजाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है सर, आप कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके रह सकते हो, अपना सेटल हो सकते हो, आप घर बनाना है, रहना है, आप रह सकते हो सर, कोई मना नहीं कर सकता आप, कोई भी, है ना। पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं वो सब चीज़ें। इस पर भी सेम देखो वही बात सर दोबारा से, कि कहीं भी जा सकते हैं, इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में नहीं सर। जैसे आपके नेशनल पार्क होते हैं, उनके बफर जोन होते हैं, अलाउड है, कोर एरियाज में नहीं जा सकते वहाँ पे। तो वो डिपेंड करता है कि उस पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो कितनी है उसके ऊपर। लेकिन इन जनरल आप रह सकते हो कहीं भी। जैसे मान लो किसी का मन कर रहा है, किसी को जयपुर रहना है, आगरा रहना है, किसी का मन है सर मुझे दिल्ली रहना है, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, कहीं भी रह सकता है किसी भी शहर में, कोई भी कंट्री का कोई भी सिटीजन हो वो किसी भी जगह जाकर रह सकता है, कहीं भी जाके अपना रेजिडेंट बना सकता है, कोई मना नहीं है उसको कैसे भी सर। ठीक है, एक्सेप्शन को छोड़ के, जो उसके रेस्ट्रिक्शन है उनको छोड़ के सर, है ना। ठीक है, जैसे मान लो कोई कैंटनमेंट एरिया है, कैंट एरिया जो होते हैं, अब कैंट एरिया में कोई जाकर प्लॉटिंग करेगा तो वो अलाउड नहीं है सर, क्योंकि कैंट पर्टिकुलरली है किसके लिए, आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए, तो वो वाले रेस्ट्रिक्शन होते हैं बस। यहाँ पे एनी पार्ट का मतलब क्या है सर, सम रेस्ट्रिक्शन है साथ में उसके, कंडीशनल है वो, जो सबके लिए खोला हुआ है, अलाउड किया हुआ है, वो है बस। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने बोरी बिस्तर उठाया सर किसी दूसरे घर में आकर बैठ गए, बोले नहीं उसने सर ने बताया था हम तो जाके रह रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं सर, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, पब्लिक के लिए जो चीज़ खोली हुई है वहाँ अपन जा सकते हैं, रह सकते हैं। इसमें लास्ट आता है सर सिक्स जो है आपका, जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है सर, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। कोई प्रोफेशन कर सकते हैं, कोई भी जॉब कर सकते हैं सर। यहाँ पे प्रोफेशन का मतलब क्या है सर, आपको डॉक्टर, इंजीनियर जो बनना है, आपको सिविल्स में जाना है, आप जो उसके लिए एलिजिबल हो, आपको एग्जाम देने पड़ेंगे, जो जो रूल्स हैं उसके,
वो सब फॉलो करते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो, आपको कोई मना नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं है किसी को वकील बनना है, किसी को डॉक्टर है, इंजीनियर है, या किसी को और कोई काम करना है, साइंटिस्ट बनना है, जो कुछ भी करना है कर सकता है वो। जो भी जॉब करनी है, जो लीगल जॉब्स हैं, जो लीगल है, वैलिड जॉब्स हैं, वो सब जॉब भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये सब के सब किसमें आते हैं सर? आपके आर्टिकल 19 में आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। तो इसमें सारी बातें जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है सर, वो अपने को समझ में आनी चाहिए बिल्कुल, और उसी तरह समझ में आनी चाहिए जैसे वो है सर। ठीक है, बिल्कुल 6 की 6 बातें पूरी समझ में आई। आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट पार्ट वही है, उसके अंदर सब कुछ आता है। अब देखो 19 में आपको बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का, लेकिन इसके भी रेस्ट्रिक्शन है। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो रेस्ट्रिक्शन है उसके भी। ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल रहे हो, यानी कोई भी अनमर्यादित भाषा यूज नहीं कर सकते आप, कोई भी अनलॉफुल लैंग्वेज नहीं बोल सकते, कोई भी वो लैंग्वेज नहीं बोल सकते, या किसी के लिए डेरोगेटरी नहीं होनी चाहिए। वो एक होता है ना, आप किसी के भी अगर उसकी जो उसकी पर्सनल फ्रीडम है, उसको भावना को ठेस पहुंचा रहे हो, आप किसी के नाम को बदतमीजी से बोल रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है। आपकी आज़ादी कहाँ तक है? जब तक दूसरे की सुन नहीं होती है, ध्यान रखना सर। ये बोला जाता है फ्रीडम के बारे में, आपकी फ्रीडम वहां तक होती है जहां तक दूसरे की सुन नहीं होती। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल होता है, जैसे मैं अपना हाथ घुमा सकता हूँ सर, अलाउड है मुझे, लेकिन अगर किसी का गाल पास में आ रहा है तो नहीं घुमा सकता मैं, क्योंकि उसका गाल है, उसका मुंह पास में है, तो वहां उसकी फ्रीडम है। ये मेरी फ्रीडम में घुमा सकता हूँ, अगर आप फ्री है, कोई नहीं है, तो मैं आराम से घुमा सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। पंच मार सकते हैं किसी को भी, कब? जब कोई नहीं है, हम जगह कहीं पंच मार सकते हैं हवा में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी का मुंह सामने आ रहा है तो नाक नहीं तोड़नी है उसको, वहां फ्रीडम आ जाएगी उसकी। वो डिफरेंस है ना। ये सब के सब में जो चीजें हैं, ये पूरी पूरी बात है सर इसके अंदर ना। देखो इसी में जैसे आपको बोलने का अधिकार है आपको इसमें, लेकिन इसी के अंदर आपको चुप रहने का भी अधिकार है सर। अगर किसी को मन कर रहा है कि मुझे नहीं बोलना आज कुछ भी, तो वो मौन जो व्रत होता है आपका, वो भी कर सकता है। वो चुप रहने का अधिकार भी है सर आपको, वो आर्टिकल 19 में आता है, वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है। चुप रहना भी तो एक्सप्रेस करना है आपने आपको, तो वो चीज भी है सर। यूपीएससी कई बार स्टेटमेंट में दे देती है राइट टू रिमेन साइलेंट, कौन सा आर्टिकल में आता है सर? 19 में आता है भैया, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये 6 की 6 बातें बहुत क्लियरली समझ में आनी चाहिए अपने को, इसीलिए मैं एक एक बात को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके और क्लियरली उस तरह से बताई जा रही हैं आपको चीज़ें, कि आपको बिल्कुल एकदम से वो उस तरह से रहें कि आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर रहें एकदम। ठीक है सर, आर्टिकल 19 समझ में आया अपने को 100%। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे ना, अगली बात पे। तो देखो अगली बात आती है अपनी आर्टिकल 20 अपना सर। और 20 है सर प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फ्रॉम सर्टेन ऑफेंसेस। ठीक है सर, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन फ्रॉम सर्टेन ऑफेंसेस, यानी बहुत सारे जो ऑफेंस होते हैं उनमें से कन्विक्शन मिलती है, उसके दौरान आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या प्रोटेक्शन है आपके खिलाफ। तो देखो इसके अंदर तीन चीजें इंपॉर्टेंट जो है। पहला है इसके अंदर जो होता है आपका नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है सर, अभी एक्सप्लेन करता है सर इसको। नो डबल जियोपार्डी, तीसरा है सर आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब बात करते हैं सर तीनों की, इनकी क्या क्या चीजें। देखो बिल्कुल पहले पे आए तो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका सिंपल सा मतलब पता है क्या निकलता है? किसी भी पर्सन को जिसको सजा मिली है, उसको सजा उसी क्राइम के लिए मिलेगी जो उस टाइम पे जब उसने क्राइम किया, उस दिन वो कानून के हिसाब से क्राइम था। बात समझना सर, किसी भी पर्सन को सजा कब मिलेगी? जिस दिन उसने क्राइम किया। मान लो को केस चल रहा है, अभी 2024 में को केस आया, उसका क्राइम है 2022 का, ट्रायल चल रही है, तो उसको जो सजा मिलेगी
वो कब मिलेगी? 2022 में अगर उस कानून में वो क्राइम था तो मिलेगी सर, एक बात। दूसरी बात उसके साथ में जो चीज है, और उसके हिसाब से ही उसको, उस लॉ को, अगर वो लॉ उस दिन वैलिड था तो उस लॉ के हिसाब से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। उस पर केस भी लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, जो कानून में उस दिन क्राइम दे रखा था, और क्राइम के अकॉर्डिंग ही उसके लिए पनिशमेंट तय की जाएगी। जो सजा मिलेगी ना, उसको पनिशमेंट मिलेगी, वो पनिशमेंट भी उसके हिसाब से ही मिलेगी उसको। ये है सर इसमें पहली बात। बहुत क्लियरली समझ में आई अपने को। ऐसा नहीं है कि कोई लॉ था नहीं और आपने सजा कुछ भी दे दी उसमें, तो वो आपके जो भी उसमें आप धारा लगा रहे हो, जो कुछ भी है, वो उस दिन लॉ में होनी चाहिए सर, सारी बातें उस टाइम पे। ठीक है सर, पहली बात समझ में आई अपने को, बिल्कुल सिंपल चीज सर। डबल जियो पार्टी, देखो डबल जियो पार्टी का मतलब क्या होता है सर? दोहरा करारोपण बोलते हैं बेसिकली। किसी भी पर्सन को अगर उसने एक क्राइम किया तो उसकी 2 बार सजा नहीं मिलेगी उसे। एक पर्सन ने क्राइम किया एक बार तो उसको सजा डेफिनेटली सर एक बार ही मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। मान लो किसी ने कोई चोरी करी है तो उस चोरी की सजा, उसने एक बार चोरी करी तो उसकी सजा उसको एक बार ही मिलेगी। ये नहीं सर एक बार सजा मिल गई उसको, 10 साल पूरे हो गए और दोबारा केस कर दिया उसी चोरी का, और फिर उसे दोबारा से दूसरे कोर्ट में ले गए कि सर इसने चोरी की थी, ये सब था, और दोबारा सजा दिला दी उसको, तो वो डबल जियो पार्टी सर नहीं होती। ठीक है, एक ही क्राइम के लिए एक पर्सन को एक ही सजा मिलेगी सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट पे। ठीक है, अब कुछ लोग दिमाग मारा होगा सर, मान लो किसी ने एक बार में 2 मर्डर किए, या एक बार में उसने 2 घरों में चोरी करी है, 3 घरों में चोरी करी है एक साथ में, एक ही रात में उसने हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 तीनों में चोरी करी है, तो फिर क्या होगा सर? तो भैया जज साहब जो हैं वो तीनों का क्यूमुलेटिव एक साथ देखेंगे उस चीज को, कि चोरी एक है, उसने 3 जगह करी है। मर्डर उसने एक बार मर्डर किया, 3 मर्डर कर दिया, एक बार में 3 लोगों को मार दिया, तो 3 लोगों को मारने के हिसाब से सजा मिलेगी उसको। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मान लो जज साहब ने बोला 10 साल तो 10-10-10 3 बार देंगे। एग्जाम्पल समझना सर चीजों को, है ना? तो उसका ऐसा नहीं है 2024 से लेके 34 तक सजा पूरी हो गई, 34 से फिर शुरू करवा दिया केस दोबारा से। नहीं, उसने एक मर्डर और किया था, उसने एक चोरी और करी थी, वो नहीं सर। डबल जियो पार्टी नहीं होगा कभी भी। जज साहब इस चीज को देखते हैं कि वो क्राइम का, जो आपका क्राइम है उस क्राइम की इंटेंसिटी कितनी हो, कितना इंटेंसिफाइड क्राइम है वो, 2 बार 3 बार 4 बार क्या हुआ है, और उसकी उसी हिसाब से उसकी सजा तय की जाती है सर। ठीक है, मजा आ रहा है ना चीजों में, प्रैक्टिकल समझने में कंसेप्ट को, कि सर वो काम कैसे कर रहा है चीजें, और ऐसे ही काम करती है यूपीएससी। सिंपल पूछती है, ये वाला आर्टिकल कहां ये दे देगी। इस बात में देखो यूपीएससी करती क्या है बेसिकली, तुम्हें बताता हूँ। जैसे डबल जियो पार्टी का, डबल जियो पार्टी उन्होंने सीडीएस में सिंपल दे दिया, ये दोनों बात लिख दी, डबल जियो पार्टी हो रही दोनों, कौन से आर्टिकल में आती है? तो आंसर 20 था सर। सिविल्स में इसी बात को आईएएस के अंदर कंडीशन दे रखा था कि एक पर्सन कन्विक्ट हो गया, किसी एक क्राइम किया उसने और उसको कन्विक्शन मिल गया 2 बार, यानी उसको पनिशमेंट 2 बार मिल गया, तो वो उसके कौन से फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है? समझ रहे हैं बात को सर? तो उसमें डेप्थ नॉलेज काम आती है, ये जो गहराई में पढ़ा ना अपन ने इतना विद एग्जांपल प्रैक्टिकली, वो वहां काम आता है। तो जिसने यहाँ डीप में पढ़ रखा है उसको समझ में आएगा, नहीं सर ने बताया था डबल जियो पार्टी कि भाई एक क्राइम किया एक आदमी ने, उसको 2 सजा नहीं मिलेंगी, तो किसमें है? वो आर्टिकल 20 में दे रखा है, आंसर हो गया अपना। लेकिन जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा वो पूरी बुक में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं दे रखा कहीं भी कि एक क्राइम के लिए 2 सजा मिलेगी, कहां दे रखा है? कहीं नहीं दे रखा सर, क्वेश्चन है नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कहीं भी। इसका मतलब वो निकलता है, उन्होंने वो मतलब को लिंक करके सवाल पूछ लिया। यूपीएससी यही कर रही है सर, लगातार कई सालों से करती आ रही है, इसीलिए अपने को समझना जरूरी है, ये बात समझना सर, है ना? समझना है, इस बात को समझना इंपॉर्टेंट यही है सर, है ना? आते हैं सर नेक्स्ट बात पे, दोनों बात समझ में आई। अगली बात आती है, देखो, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सर इसका मतलब होता है खुद के खिलाफ गवाही जो है वो मान्य नहीं होती कोर्ट के अंदर कभी भी। यानी कि जैसे एग्जांपल समझते हैं सर, खुद के खिलाफ, मान लो किसी ने कोई चोरी करी है तो वो खुद ही बोल रहा है कि नहीं सर मैंने चोरी करी है, तो वो खुद बोल रहा है मैंने चोरी करी है, इस बेस पे मान नहीं सकते, इस बात को प्रूफ देने पड़ते हैं। इसीलिए देखना सर, आजकल तो वेब सीरीज का चलाना है, वैसे बहुत देखते हैं, वेब सीरीज वगैरह बहुत आ रही हैं, तो उससे काफ़ी नॉलेज मिल जाती है लोगों को। सर जब कभी कोई क्राइम हुआ, मर्डर हुआ, चोरी हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर, कुछ भी हुआ, उसके अंदर जैसे मान लो मर्डर का केस है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर हमेशा पुलिस सबूत निकालती है कि मर्डर वेपन कहाँ है, किस हथियार से मारा गया, वो सब चीज़ें, सारी कंडीशन, सब कुछ, वीडियो फुटेज से लेकर सब कुछ, क्योंकि कोर्ट क्लियरली बोलता है पुलिस के सामने दी हुई गवाही वैलिड नहीं होती कभी भी। उसका रीजन है सर, पुलिस हो सकता है आपसे जबरदस्ती आपको पीट के, डरा धमका के, फोर्सफुली आपको वो मना ले उस चीज़ के लिए। तो इसलिए एक बेस्ट चीज़ बोलता हूँ सर, बहुत बेस्ट चीज़, आपके लाइफ टाइम काम आने वाली है,
कभी भी अगर आपको पुलिस किसी गलत केस में उठा ले, मान लो आपने वो क्राइम किया ही नहीं है, कहीं कोई दंगा हुआ, पुलिस उठा ले गई आपको और पुलिस थाने जाके सबको पीट रही है, तो मार से बचने के लिए क्लियरली बोल देना हाँ मैंने किया, बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर पुलिस जबरदस्ती पीट रही है और आपको लग रहा है कि बहुत पीटे जा रही है वो, जब तक नहीं बोल रहे, बोल देना सर पुलिस के सामने मैंने किया है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उस पुलिस के सामने जो बोली हुई बात है वो वैलिड नहीं है संविधान में कहीं भी, उसे जज के सामने जाके प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर, ध्यान रखना इस चीज को, ये क्लियरली मेंशन है अपने लॉ के अंदर। तो पुलिस की मार से बचने के लिए उस टाइम हाँ बोल देना, अगर वो गलत फंसा रही है आपको, हाँ बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है सर, भले ही वो टेप में रिकॉर्ड क्यों ना कर ले तो भी वैलिड नहीं है, ध्यान रखना। ये है सर, ये बाकायदा है, क्योंकि पुलिस थाने में कोई बात बोली गई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोर्ट में जाके जो बोलोगे उसकी वैल्यू है सर, ध्यान रखना। जज के सामने जो बोलोगे उसकी वैल्यू है। तो पुलिस इसीलिए कभी भी अपन देखते हैं ना, पुलिस को सबूत देने होते हैं उसके खिलाफ जाके बताना पड़ता है कि हाँ भैया ये सबूत है, इसके खिलाफ प्रूफ ये है, इसीलिए अपने को एविडेंस मिले मुझे, तब जाके वो उस पर कनेक्शन होता है, उस पर सजा मिलती है। तो खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको कभी भी कंपेल नहीं कर सकते, आपको मजबूर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए, ये है इंपॉर्टेंट बात सर, ये ध्यान रखना। तो इसको भी सेम सिविल्स ने वापस से पूछा हुआ है सर, और यही सब चीज़ें लागू होती हैं, इसीलिए प्रैक्टिकल समझना जरूरी है अपने को। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन समझ में आया, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कभी भी आपको मजबूर नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं है कोर्ट के अंदर, ठीक है सर। ये भी फंडामेंटल राइट ही तो हुए आपके, तो ये 3 आपके राइट हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं सर, आपके जनरल लाइफ में बहुत काम के हैं, ये आपको पता हो, वैसे भी होने चाहिए, काम आते हैं लाइफ में, बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया अपने को, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये हुआ सर अपना आर्टिकल 20 कंप्लीट। आते हैं सर नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 21। 21 है सर आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और जनरल कहीं पर्सनल लिबर्टी भी लिखा होता है, लिबर्टी लिखा होता है, बात एक ही है सर, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बात एक ही है सर। लिबर्टी पर्सनली होती है, कम्युनिटिव होती भी कहाँ है सर। अब आती है सर इसका मतलब क्या निकलता है, आपका जो जीवन है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जिंदगी पूरी आपकी है सर, आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनने की कोशिश भी कर रहा है, तो जैसे आपको मारने की कोशिश कर रहा है या अटेम्प्ट टू मर्डर भी कर रहा है, तो सर उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगेगा और उसको सजा मिल सकती है। लाइफ को थ्रेट कभी भी नहीं हो सकता आपकी को, पहली बात सर। हाँ इसके एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन क्या है, अब आप कहोगे सर इसका एक्सेप्शन क्या मिल सकता है भैया, वो क्या हो सकता है सर, अगर आपको मान लो वो मिल गया, डेथ सेंटेंस दे दी, तो डेफिनेटली आपको जिंदगी लेनी पड़ेगी। फांसी से जा, अगर फांसी से जा सुना दी साहब ने, कोई क्राइम वैसा किया आपने जिसमें आपको फांसी होनी है, तो डेफिनेटली सर आपके फिर आर्टिकल 21 वायलेट हो जाएगा आपका, क्योंकि वो कोर्ट ने दी है आपको। तो अगर लॉफुल है तो अलाउड है वो चीज, इन जनरल कोई नहीं ले सकता आपसे। तो लाइफ एंड लिबर्टी, लेकिन एक्सेप्शन क्या है उसका सर, डेथ सेंटेंस, ये एक्सेप्शन है इसका। देखो इनको समझना है एक्सेप्शन काम के हैं सर, यही आते हैं सवाल बेसिकली ना। एक्सेप्शन है, डेथ सेंटेंस हो गया, या किसी कोर्ट ने कोई लॉ दिया आपको, ठीक है। लिबर्टी सर आपको पूरी आज़ादी है, आपकी फ्रीडम, जो जो लॉफुल काम है वो सब करने की आपको आज़ादी है। आपका मन करना है आपको आज बाहर घूमने जाना है सर, डेफिनेटली घूमने जाओगे, ठीक है। आपका मन कर रहा है सर मुझे आज ये खाना है, खा सकते हो सर, सोच सकते हो, आपको जो कुछ भी काम करना है वो सब इसमें आएगा सर। लिबर्टी है, पूरी आज़ादी है आपको, हर चीज़ की आज़ादी है पूरी, सारी बातों की। लेकिन इसके साथ में सर रेस्ट्रिक्शन क्या है आपके, कि वो लिबर्टी कौन सी लिबर्टी है, वो आपके पर्सनल फ्रीडम है, वो दूसरे की फ्रीडम को खत्म नहीं करोगे आप। भाई तुम्हें तो आज़ादी है कि तुम्हें आज घूमने जाना है, लेकिन तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे घूमने से किसी और के में दिक्कत ना हो सर, वो चीज़ मैटर करती है। तुम्हें जो भी काम करना है वो खुद के लिए करना है, दूसरे के लिए दिक्कत ना हो, बस दूसरे की फ्रीडम कहीं भी हार्म नहीं होनी चाहिए, वो मैटर करता है सर। तो आपकी पर्सनल लिबर्टी। अब देखो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपको राइट टू हेल्थ है, वो इसी में आता है। इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं सर, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के। इसमें आपको इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूँ सर, जो चीज़ें हैं, जैसे राइट टू हेल्थ है,
अब हेल्थ जो है वो आपको हर एक इंसान को मिलनी ही चाहिए सर, ये आपका फंडामेंटल राइट है। हेल्थ का मतलब क्या हुआ कि सरकार जो है, इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल खोले गए हैं सर, इस आर्टिकल को पूरा करने के लिए, राइट टू हेल्थ देने के लिए आपको, राइट टू एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन मिलती है आपको, वो सारी बातें। आपका एनवायरनमेंट आपको अच्छा मिलना चाहिए, आपको अच्छा पानी मिलना चाहिए, आपको रहने के लिए घर मिलना चाहिए, इसीलिए वो सब योजना चलाई जा रही हैं, राइट टू शेल्टर से लेके वो सब के सब इसमें आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है सर इसका, आर्टिकल 21 का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो इसमें एक है सर, कौन सी, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी इसी का पार्ट है सर, ये ध्यान रखना हमेशा कि आपको प्राइवेसी चाहिए। ये किस में दे रखा है, आर्टिकल 21 में दे रखा है क्लियरली कि आपकी प्राइवेसी है सर, आपकी आज़ादी है, आपको प्राइवेट में अपने क्या करना है वो सब चीज़ें सारी बातें, वो आपको 100% आज़ादी है इन चीज़ों की, ये रहता है सर। तो ये है आपका आर्टिकल 21 के अंदर। तो आर्टिकल 21 की मेन बातें समझ में आई अपने को, ये तो एक्सेप्शन हुआ है इनका। अगर कोई देखो कोर्ट ने कोई वो पनिशमेंट दिया है, सब कुछ है, तो वो तो हो सकता है आपका, कोर्ट या फिर लॉ की बात करें तो वो तो वैलिड है सर, वो एक्सेप्शन है इसका, लेकिन वो भी किससे, कानून के हिसाब से होना चाहिए, जो रूल ऑफ लॉ है उसके हिसाब से होना चाहिए हमेशा, वो ना लॉ के लॉफुल होना चाहिए, वो कोर्ट के थ्रू डेथ सेंटेंस से कुछ भी वो मिल गया, और लिबर्टी आपका, ये चीज़ है ना, ये हुई बात सर। अब देखो इसी के अंदर एक आर्टिकल और दे रखा है आपका, आर्टिकल 21A। जैसे आपका जो आर्टिकल है 21A, अब देखो इसमें एक चीज़ और बताता हूँ सर, 21A तो ठीक है, दो आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। सर ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जो आपके कभी भी खत्म नहीं होते, ध्यान रखना, कोई भी कभी खत्म नहीं कर सकता इनको। यानी कि जैसे कभी नेशनल इमरजेंसी लगी या वो सब होता है, तो उस टाइम पे सारे आर्टिकल्स खत्म हो सकते हैं, होते नहीं हो सकते हैं सर, रेस्ट्रिक्शन लग सकती हैं, लेकिन 20 और 21 आपके पास हमेशा रहने वाले हैं। 20 और 21 आपके कभी भी खत्म नहीं होंगे, चाहे देश में कोई भी कंडीशन हो गई है, कैसा कुछ भी हो रहा है सर, समझ रहे हो बात को, कोई कुछ भी इशू हो गया है, लेकिन आपसे सरकार जो है वो 20 और 21 नहीं ले सकती कभी भी सर, किसी भी सर्कमस्टांस में, ये ध्यान रखना सर, सिंपल सी बात। ठीक है, ये हुई बात सर। तो 20 और 21 जो है वो कभी भी आपके, दो ही फंडामेंटल राइट है पूरे उसमें जो अपन दे रखे हैं उनमें, वो आपसे कभी कोई ले नहीं सकता है ना। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल सर, आर्टिकल 21A पर। 21A सर, 21A जो है वो है सर फंडामेंटल राइट किस चीज़ का, एलिमेंट्री एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन जिसे बोलते हैं अपन। राइट टू एजुकेशन सर, है ना। अब देखो इसमें जो चीज़ दे रखी है वो क्या है, एक एज ग्रुप दे रखा है, एज कितनी है सर, कुछ बातें हैं इसमें काम की, जैसे एज ग्रुप दे रखा है वो क्या है, 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उन्हें जो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो देनी ही पड़ेगी सरकार को सर, देनी ही पड़ेगी हर बच्चे को। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो उसे फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन सर, ध्यान रखना, इसमें पूरे एक वर्ड लिखा हुआ है सर, फ्री एंड, देखो खेल शब्दों का ही है, एंड कंपलसरी, फ्री एंड कंपलसरी कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन सर, फ्री भी है और कंपलसरी भी है, ध्यान रखना, हर बच्चे को मिलनी चाहिए, वो सरकार बोलती है इस चीज़ को। ये बेसिकली देखो 21A है, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है सर आपका, ये बेसिकली 86th अमेंडमेंट जो किया गया था उससे चेंज किया गया है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे ऐड किया गया है सर आपके। ठीक है, 2002 में एक्ट आया था सर आपका ना, 2003 में लागू हो गया, तो कुछ जगह 2002 लिखा होता है, सही 2002 भी है 2003 भी है, एक्ट 2002 में आया, 3 में लागू हुआ है सर, ये ध्यान रखना। ठीक है, इससे एनफोर्स हो गया और 2002 में एक्ट आया था वो। ठीक है सर, मतलब तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 2003 में लागू कर दिया गया उस बात को सर। तो 21A जो ये वाला जो आर्टिकल है आपका, ये बेसिकली जोड़ा गया है बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जो हुआ था, चेंज हुआ। ठीक है सर, ये अटल बिहारी गवर्नमेंट लेके आई थी सर, अटल जी जब प्रधानमंत्री थे अपने ना। इसके अंदर बेसिकली यही है सर, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए,
इसमें दो लोगों की जिम्मेदारी है। एक तो जिम्मेदारी है सर माँ बाप की कि वो बच्चे को, इसीलिए सर इस एज तक के किसी बच्चे से आप कोई काम नहीं करा सकते। अगर करा रहे हो तो आप जुर्म कर रहे हो, ध्यान रखना, वो क्राइम है एक तरह से, चाइल्ड लेबर में आता है वो सब भी आएगा, अभी आगे पढ़ेंगे उसमें ना। और 14 ईयर से नीचे तो कोई बच्चा काम कर ही नहीं सकता किसी भी जगह कहीं भी, ठीक है सर। कोई भी आप कॉमर्शियल काम नहीं कर सकते उससे, जहां से आपको कमाई के साधन होते हो। दूसरा सर, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एजुकेशन के साधन प्रोवाइड करेगी, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट दोनों, इसीलिए सरकारी स्कूल बनाए जाते हैं सर। कुछ लोग कई बार कहते हैं सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, फालतू खर्चा हो रहा है, मास्टर काम नहीं करते, ये नहीं सर, वो फंडामेंटल राइट है बच्चों का, इस एज ग्रुप के बच्चे का फंडामेंटल राइट है, इसीलिए फ्री एजुकेशन मिलती है, उसमें फीस नहीं लगती कोई भी, फ्री है वो और कंपलसरी है, आपको वो देनी ही पड़ेगी। और ये वाला जो आर्टिकल है सर, ध्यान रखना, ये वाली जो बात है, फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एकमात्र बात है जो 3 जगह दे रखी है आपको संविधान में। कहां कहां दे रखी है सर? एक तो फंडामेंटल राइट में दे रखी है ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, और ये डीपीएसपी भी है। तीनों डिस्कस करते हैं सर क्या क्या। एक तो ये फंडामेंटल राइट हो गया आपका, एक तो ये एफआर है ही क्लियरली, पहली बात तो। दूसरी सर ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, पेरेंट्स की तो, बच्चों का तो फंडामेंटल राइट है, चाइल्ड का तो पेरेंट्स की ड्यूटी है सर ये, ठीक है। और डीपीएसपी कैसे है सर? डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो भी राज्य अपनी पॉलिसी बनाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी, जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाएगी उसको कुछ प्रिंसिपल्स याद रखने होंगे, उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से। तो उनमें से एक प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल भी है। तो ये हो गया यहाँ पे। एफआर तो है चिल्ड्रन के लिए, चाइल्ड के लिए या चिल्ड्रन के लिए आपका, है ना। और आपका डीपीएसपी हो गया इसके लिए, गवर्नमेंट के लिए सर, ठीक है। गवर्नमेंट में स्टेट और सेंटर दोनों आती है सर, ध्यान रखना। गवर्नमेंट कौन कौन सी? सेंट्रल है, स्टेट, बोथ, ठीक है सर। ये हुई एक बात क्लियर। तो अपने को 12 से लेके 21 तक की पूरी कहानी समझ में आई सर, सारी बातें, एक एक चीज़ें डेप्थ में, पूरी सारी बातें, सब कुछ चीज़ें, क्योंकि इनके देखो अपन क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। अभी जैसे 21 हो गया, 21 लेके फिर आगे करेंगे, पूरे 35 तक कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद फिर जब भी 2 क्लास 3 क्लास बाद जब भी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अपन इसके आर्टिकल्स करेंगे, पूरे वो क्वेश्चंस करेंगे इसके। देखो डेप्थ में हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप नेक्स्ट टाइम बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े आपको, बस वो आर्टिकल देखा समझ में आ रहा है, हाँ ये वाली चीज़ तो पढ़ी हुई है अपन ने, वो चीज़ है, और वो पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन आते हैं सर उसके, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे करते हैं अपन। ओके सर, थैंक यू।